बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया बेहतर तरीके से जानती थी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक सालिस के तौर पर किरदार अदा किया ईरान और अमेरिका के माबैन होने वाली जंग में, उसके बाद ये बात हमें पूरी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो हिंदुस्तान है ये अपना फितना फैलाने से बाज नहीं आएगा। और कल ऐसी ही एक वारदात करने की कराची शहर के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान, जो कि उसकी जमात है जमातुल अहरार तंजीम, जो कि ज़ाहिर बैन आउटफिट है, इसकी जानिब से ये मजमूम कोशिश की गई कि रेंजर्स जो क्वार्टर है सिंध हुकूमत का कैंप जो कहलाता है, वहां पर दहशत गर्दों की जानिब से हमले की कोशिश की गई। ये हमला करने का मकसद वाज़े तौर पे ये था कि क्योस फैलाया जाए, लोगों के अंदर डर हो, खौफ हो और लोग परेशान हो और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा जो है वो टारगेट अचीव करना चाहें। लेकिन सलाम पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान पर, रेंजर्स के जवानों पर, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस शहर को, इस मुल्क को एक मरतबा फिर दहशत गर्दी के एक बहुत बड़े इफरीत से बचा लिया। लेकिन ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं, जैसे मैंने कहा आगाज में, मेरे मुंह में खाक, हमें मालूम है कि जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन है सर फहरिस्त हमें मालूम है हिंदुस्तान है। और मैं इंडियन मीडिया भी देख रही थी, वो जिस तरह से प्ले अप करते हैं चीजों को, उससे ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे की जाने वाली फंडिंग में कोई और नहीं है, हिंदुस्तान है। जो अफगान शहरी गिरफ्तार हुआ है, जो ये दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है, ये फंडेड है और रॉ का फंडेड है। जाहिर है अब इससे तफ्तीश होगी, मालूमात मजीद इकट्ठी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल आया है कि गुज़िश्ता रात जब मैं प्रोग्राम करके यहाँ से जा रही थी, उसी वक्त हमें ये इत्तला मिली कि कराची शहर के अंदर इस तरह के कुछ वाक़यात पेश आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको फौरी तौर पर ही न सिर्फ ये कि पूरे इलाके को क्लियर किया गया, बल्कि दहशत गर्दों को भी उनके जहन्नुम में वासिल किया गया। और इस नतीजे में हमारे 3 रेंजर्स के जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। CDF की जानिब से जो पैगाम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही कम लफ्ज़ों में और बहुत ही मरबूत बात की जाती है। उन्होंने ये ज़ाहिर बयान किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, सदर मुमलिकत की जानिब से ज़ाहिर ताज़ियत पेश की गई। लेकिन CDF ने कहा कि ज़ाहिर है हम जवानों की ये तमाम तर कुर्बानियाँ जो हैं किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे और इसका ठीक ठाक जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के शहादतों के बाद हमारे हौसले और बुलंद हो जाते हैं। ज़ाहिर इस तमाम तर वाक़े के हवाले से अब से कुछ देर पहले इत्तलात के मुताबिक जो तीनों रेंजर्स के शहीद जवान थे, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने शिरकत की। गवर्नर सिंध उस नमाज जनाजा में शरीक थे, चीफ मिनिस्टर ने भी शिरकत की और उसके बाद तीनों जवानों के जो दस्ते खाकी हैं उनको आबाई इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही मैं भी ज़रा इस पर लेटेस्ट अपडेट भी लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात आई थी वहाँ पे इलाके के लोगों ने बहुत ही फराग दिली के साथ, जब वहाँ पर रेंजर्स के लोग पहुँचे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग पहुँच रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। उस पर ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन एक और दिलखराश वाक़या जो कल रात को ही, उस बारे में भी ज़ाहिर अपडेट आई, गो के 10 मुहर्रम के बाद की सिचुएशन है ये। बलूचिस्तान की मैं बात करना चाह रही हूँ। बलूचिस्तान का इलाका है दश्त। अब ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्द की तंजीमों के ठिकाने हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान उनसे पूरी तरह नबरदाज़मा है। ये फैमिली जो कि कराची से बलूचिस्तान गई थी, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि बड़ी ज़ाहिर एक छुट्टी मनाने के गर्ज से शायद वहाँ गए हुए थे, किसी रिश्तेदार के पास भी रुके होंगे यकीनन। लेकिन अंधोनाक वाक़या पेश आया। गूगल मैप के ज़रिए जब इन्होंने रास्ता इख्तियार किया तो बताया जाता है कि वो कोई कच्चे का शायद इलाका था कि शायद ये वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर लोग कहते हैं कि दिन के औकात में जाने से गुरेज़ां रहते हैं। ये तमाम दर जो फैमिली मेम्बर्स थे, जिनमें इनकी 2 बच्चियाँ, जिनको देख के मुझे बहुत ज़ाहिर सभी का दिल काफ़ी लरज़ रहा था, क्योंकि वो मासूम बच्चियाँ खौफ का शिकार थीं। इनकी माँ जो है वो ज़ख्मी हुई है और इस दहशतगर्दी के हमले में अली मुर्तज़ा मेरा ख्याल है इनका नाम है, और इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। लेकिन ये कहानी असल में है क्या ये रास्ता भटके या दर हकीकत कोई और मामला हुआ है? मैं चाह रही हूँ कि ज़रा पहले हम स्टोरी को पहले कवर करते हैं और फिर ज़रा कराची की स्टोरी की जानिब भी आएंगे। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं बुशरा कमर साहिबा, ज़रा उनसे, अच्छा ये वही अपडेट है मेरा ख्याल है
जब ये फैमिली जो है वीडियोस आ रही थी बलूचिस्तान के अंदर। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बुशरा, ये बताइएगा कि ये जो फैमिली है जिसमें गाड़ी में जो नौजवान सवार था, इसके ऊपर फायरिंग हो गई और ज़ाहिर है फिर ये इंतकाल कर गया, असल वाकया क्या हुआ है, किस एरिया के अंदर हुआ है और क्या आपके पास क्या स्टोरी, इनसाइट क्या है आपके पास बुशरा? देखें, ये कोयटा के बाद जब आपने कहीं कराची जाना हो या किसी ऐसे इलाके में, तो आपको सबसे पहले कोयटा के बाद जो सरियाब से पहला करीब तरीन इलाका टच होता है, वो दश्त का इलाका है। अच्छा। माजी में भी ये इलाका शोरिश ज़दा रहा और लोग यहाँ पर दिन को जाते हुए भी जो है वो काफी परेशान या खौफ का शिकार रहते थे। तो रात का सफर जो है वो इंतहाई खतरनाक होता है। ये फैमिली जो है कोई अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी, 2 बच्चियां इनके साथ थी और इन्होंने कोई 2-3 दिन बड़े अच्छे कोयटा में खुशगवार गुजारे, तफरीही मकामात पर गए। इन्होंने फूड पॉइंट्स का रुख किया, जिनकी इन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस भी जो है वो जारी की, जिसके बाद जो जहां तक हमने मालूमात हासिल की उसके मुताबिक रात का खाना जो है इन्होंने किसी की घर रिहाइश गाह पर खाया और वहां से खाने के बाद ये कोयटा से कराची के लिए रवाना हुए। चूंकि जो है मैप के जरिए, ये इंटरनेट के जरिए थ्रू जो है रास्ता देखते गए और वापसी का इन्होंने जब सफर लिया, तो बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर इंटरनेट की जो बंदिश है या इंटरनेट स्लो होने की वजह से काफी मुश्किलात रहती हैं। अमूमन जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमें आया किसी इंटरनेट के थ्रू मैप को देखना है या नहीं देखना। अनफॉर्चुनेट इनको इस बारे में मालूमात हासिल नहीं थी, या जिसने भी इन्हें गाइड किया कि आप रात को निकल जाएं, उन्होंने इस बारे में इनको नहीं बताया। अब जब ये वाकया पेश आया, जिस वक्त ये वाकया पेश आया तो 10 मुहर्रम का दिन था और चूंकि कोयटा में सुबह से ही इंटरनेट जो है वो बंद हो चुका था। ये यहाँ से रवाना हुए, लेकिन जैसे ही कोयटा की हदूद से ये बाहर निकले तो इंटरनेट ने काम करना शुरू किया, लेकिन एक मुख्तसर वक्त तक इंटरनेट काम करता रहा और इन्हें गाइड करता रहा। अब जो मैप है वो आपको 2 रास्ते दिखाता है, एक पक्का रास्ता, एक कच्चा रास्ता। जो कच्चा रास्ता है वो अमूमन यही होता है कि शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शायद इनको इस बात का एहसास नहीं था कि जो हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है या यहाँ पे हमारे लिए क्या मुश्किलात हो सकती है। जिस फैमिली के पास ये थे उनको बताना चाहिए था कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अमूमन हम फैमिलीज के साथ रात को सफर नहीं करते कि गाड़ी खराब हो जाएगी, 10,000 और बहुत सारे मामला होते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी कोई भी, तो आप रात का सफर ना करें। उन्होंने भी नहीं बताया, आगे भी किसी ने इनको किसी मुकाम पर नहीं रोका कि आप अपनी फैमिलीज के साथ इस रूट पर क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। फिर मैप भी इनको गलत गाइड करता रहा और ये वहां गए और ये वाकया पेश आया। जब ये वाकया पेश आया तो तकरीबन जो मेरी मालूमात है रात के 11 बजे ये वाकया पेश आया और जब इन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की, ये खौफजदा हो गए, इन्होंने गाड़ी वापस मोड़कर जब ये कहीं रूट की तरफ वापस पलटने लगे तो जो सामने जो कोई भी थे, मुसल्लह अफराद थे या जो भी थे, उन्होंने इनके ऊपर फायर खोल दिया क्योंकि गोलियां सारी बैक साइड से लगी हैं इनको। तो उसमें जो ड्राइव करने वाला घर का सरबराह था जिसका नाम अली मुर्तजा बताया जा रहा है, वो इसमें वाकये में उस वक्त शदीद जख्मी हुआ। एक गोली जो है इनकी बेगम को भी लगी, लेकिन बच्चियों को चूंकि उन्होंने पहले नीचे बिठा दिया था और बच्चियां जो है वो गोलियों से महफूज रही। ताहम जब वो घर का सरबराह बुरी तरह से जख्मी हो गया और गाड़ी ना चला सका, गिर गया गाड़ी के स्टीयरिंग पे, तो खातून जो है शायद उन्होंने दरवाजा खोला और मदद की अपील की। तो जिन्होंने भी फायर इन पर खोला था तो उन्होंने गाड़ी में तो फैमिली थी, क्योंकि जो सामने रोकने वाले लोग थे वो कभी भी फैमिलीज के ऊपर हमला नहीं करते। चूंकि अब वो गाड़ी को मुड़ते हुए उन्होंने देखा तो उन्हें भी शक हुआ कि शायद कोई ऐसे लोग हैं जो हम तक आना चाह रहे थे लेकिन हमें देखकर अब भागना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर जो इतलात हैं मुझ तक मौसूल हुई हैं, ये खातून राब्ता करती रही बहुत सारे लोगों से, करते करते कहीं पुलिस तक इनका राब्ता हुआ। पुलिस खातून से पूछती रही कि आप कहाँ हैं। खातून चूंकि नई थी इस इलाके में, वो पहाड़ों का बताती रही, कोई मैदानी है, कोई पहाड़ है, कोई समथिंग, वो नहीं पहुंच पा रहे थे इन तक। जो जराए हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि फिर जिन्होंने मारा वो ही आए और उन्होंने ही फोन पर पुलिस को इतला दी कि जी ये इस तरह वाकया हुआ है, ये जख्मी हैं, आप इनको ले जाएं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो घर का सरबराह था वो जख्मों की ताब ना लाते हुए तब तक जो है वो उनकी शहादत हो गई और जो खातून है वो अपनी बच्चियों को समेटे बैठी रही। फिर पुलिस जो है वो दिन की रोशनी का इंतजार करती रही, क्योंकि
ये भी था कि कहीं चकमा दे के हमें तो बुला के फँसाने की कोशिश नहीं की जा ओह! रही। जब दिन की रोशनी में वो गए और उन्होंने ये सारी सूरत-ए-हाल देखी तो सुबह 5 बजे इन्हें रिकवर किया गया। रिकवर करने के बाद डेड बॉडी कोयटा के सिविल अस्पताल और खातून को जो है वो ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ की पिक्चर्स और वीडियोज़ भी बाद में जारी हुई। फिर उसके बाद एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 3 बजे डेड बॉडी और जो ज़ख्मी खातून और उनकी बच्चियाँ थीं, उन्हें कराची के लिए रवाना कर दिया गया है। बुशरा, बहुत ही ज़ाहिर है हमारे साथ आप हमें पहुंचा भी रही हैं इत्तलात, बहुत ही दिलखराश वाक़या है और मैं इस पे आगे बात करती हूँ, लेकिन मैं ज़रा आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप ज़ाहिर है हमारी ब्यूरो चीफ़ हैं और बलूचिस्तान के सारे इन एंड आउट से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। ये जो इलाका है दश्त का, क्या ये बिल्कुल गैर आबादी का इलाका है, दूर दराज कोई गाँव शाँव छोटे मोटे भी नहीं है, या ये बिल्कुल चटियल जगह है? थोड़ा मुझे इलाके के महलो वक्कू का बताइएगा प्लीज़। आपने वैसे आगाह तो किया, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और आप हमें बताएं, आबादी थी वहाँ या नहीं? जी बिल्कुल, ये आबादी वाला इलाका नहीं। यहाँ पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, हाँ। वो दिन के वक़्त में ट्रैवल नहीं करते। तो एक फैमिली का या ऐसे शख्स का आकर इस इलाके में ट्रैवल करना जो इस इलाके से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, तो उसके लिए तो यकीनन ये खतरनाक इलाका है। मैंने आपको बताया पहले भी कि माज़ी में भी ये इलाका जो है वो बड़ा शोरिश ज़दा रहा और लोग इस इलाके से गुज़रते हुए दिन में भी कतराते थे, तो रात में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन 2 रास्ते हैं, एक रास्ता पक्का और एक रास्ता जो है वो कच्चे कच्चे की तरफ जाता है, जो बाद में फिर पक्के से टच हो जाता हाँ, है। ज़ाहिर लेकिन है। चूँकि हुँ। आप मैप को देखते हुए जा रहे हैं, तो मैप आपको जो रास्ता दिखा रहा है, तो आपको कहीं महसूस हुआ कि जी, ये रास्ता आसान है। लेकिन जब आप खो गए, तो फिर आपको अच्छा वापस बुशरा, पलटने का रास्ता ना मिला और आप शायद ये बुशरा ये समझते थे कि शायद हम हाँ। थोड़ा और आगे जाएँगे, तो हम पक्के रास्ते पे अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू बुशरा, मैं ये जानना चाह रही थी कि देखें ये तो वाकया बहुत ही अफसोसनाक है और हम सबको बहुत एहतियात बहुत सारी चीज़ों में करने की ज़रूरत है और सफ़र के वक्त बेहद एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस वाक़े के बाद क्या हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोई जैसे कहते हैं एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि ज़ाहिर है विजिटर्स तो आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से भी आते हैं, गैर मुल्की भी होते हैं, फिर मुल्क से भी ज़ाहिर है तूल अर्ज़ से लोग सफ़र के गर्ज़ से बलूचिस्तान आते हैं, तो इस वाक़े के बाद कोई एसओपी जारी की गई है हुकूमत की जानिब से? सना देखें, बड़े अफ़सोस की बात है कि अब तक जो है हम सुबह से बल्कि कल से ही हम ये इंतज़ार करते रहे कि शायद इस वाक़ये की कोई मज़म्मत जो है हुकूमती सतह पर हो। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कि अब ओह! तक जो है किसी किस्म की मज़म्मत ना वज़ीर आला की तरफ से सामने आई, ना वज़ीर दाखिला की तरफ से सामने आई। अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर दाखिला के जो माउन ख़ुसूसी हैं, उनकी जानिब से एक छोटा-सा बयान आया कि जी ये वाक़या जो है वो बड़ा अफ़सोसनाक है, हम मुल्ज़िमान को की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जो जिस सतह पर इस वाक़ये का नोटिस नोटेबल लिया हो, जाना हाँ। चाहिए था, ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए था, हाँ, बिल्कुल। मामलात होने चाहिए थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि आप खुद देखें कि जब कोयटा में जब ये हालात बलूचिस्तान में पैदा हुए तो 5 बजे के बाद कोयटा के दाखिली और खारजी रास्ते, बलूचिस्तान के हाँ, हाँ, मुख्तलिफ इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते, वो रास्ते बिल्कुल। जहाँ पर ऐसे वाक़यात होते बंद कर दिए गए थे। हुँ, हुँ, ये हुँ। फैमिली रात के वक़्त ट्रैवल करती है, कोयटा से बाहर कोई निकलते चेक हुए पोस्ट, क्या हाँ। कोई चेक पोस्ट नहीं थी? हाँ, क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी के कोई लोग मौजूद नहीं थे जो उस फैमिली को रोकते कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस वक़्त ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? आपको बिल्कुल। किसी ने वहाँ पर नहीं रोका। तो आबादी वाला इलाका तो ये बिल्कुल भी नहीं था। आबादी होगी भी तो बहुत दूर-दूर होगी और फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसे लोग रहते हों या ऐसे वाक़यात होते हों, हाँ, तो आबादी में जो वहाँ पे आबादी हो और लोग रह रहे हैं, वो खुद घरों से बाहर नहीं निकलते। गोलियाँ चलती रहती हैं, रात भर शाहराहों पर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत वाक़यात हो चुके। कल का ही वाक़या है कि सुबह एक ताजिर को, कोयटा के ताजिर को जो है हाशिम नूरज़ई हैं, उन्हें एयरपोर्ट रोड पर जो है वो टारगेट किया गया और एक गाड़ी आई और मुसल्लह अफ़राद ने उन्हें गोलियाँ मारकर उनको ओके। शहीद कर दिया। वो दिन दहाड़े का वाक़या था। वो चलती हुई सड़क पर के सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि हुँ, पास से गाड़ियाँ भी गुज़र रही हैं। अब तक उनके कातिलों का पता नहीं चल सका, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आई नो। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल सकी। तो ठीक। ये तो एक बाहर से आने वाला जोड़ा था और ये रात को ट्रैवल कर रहा था। तो आप खुद सोचें। ठीक बुशरा, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू। बस इसलिए चाहती थी कि ज़रा हम लेटेस्ट अपडेट ले लें, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ाहिर है ये फैमिली जिसके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, इस वक्त इनका गम बहुत बड़ा है और उन बच्चियों का जो ट्रॉमा है उसको सोच के ही मुझे बड़ी परेशानी है कि उन मासूम बच्चियों ने अपने सामने अपने बाप को उन गोलियों का सामना करते हुए देखा, फिर मरते हुए देखा, उस औरत का जिसके सामने वो बच्चियाँ थीं उसका
جو ظاہر ہے سربراہ تھا، شوہر تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ظاہر دور دراز علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو سیکیورٹی کنسرنز بہرحال موجود ہیں. میں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پوری طرح سے چاقو چوبند ہیں. لیکن آپ تمام لوگ بشمول میرے بھی جب کبھی ٹریول کریں یا کہیں دور دراز علاقوں میں جا رہے ہوں تو برائے مہربانی یا تو وہاں کے لوکل لوگوں سے رابطہ ضرور رکھیں جو بھی وہاں کے رہائشی ہیں. اور یہ رات گئے کا ٹریول یہ اربن ایریاز کے اندر آج کل مشکل ہو گیا ہے، تو نہ کہ ہم اتنے دور دراز علاقوں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ اس فیملی کا قصور تھا، لیکن بہرحال احتیاط لازم ہے. لیکن جن درندوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے ان کے لیے یہ شعر ہی ہے نا کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور اب ذرا گفتگو کرتے ہیں کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی. مجھے اس وقت جوائن کرنے جا رہے ہیں سابق گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ ایک جانب تو ظاہر ہے اس وقت جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس پر ضرور بات کرنا ضروری ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں بہرحال بہت سارے معاملات پر ان کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بالخصوص جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہوں خدا نہ خواستہ یا پھر ہندوستان جیسے فتنے کو جواب دینا ہو، تو بہرحال تمام ہی سیاسی جماعتیں ہمیں ایک پیج پر نظر آتی ہیں. آج کے حالات میں سابق گورنر سندھ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. عمران صاحب سوال تو بہت ظاہر ہے سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ظاہر ہے گزشتہ روز کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی کی کوشش کی گئی جو ظاہر ہے ہمارے جوانوں نے ناکام بنایا اس کو. لیکن اس میں پھر ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جانب سیاسی بیانیے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تمام ہی سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس ہونا بہرحال بہت ضروری ہے. کیا تبصرہ اور تجزیہ ہے اس پر آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 20 دن پاکستان نے اسٹرائک کی ہے جو ایک بہت بڑا سنگ میل ہے پاکستان کے لیے، اس میں جن ممالک کو اس سے تکلیف ہے جس میں سر فہرست ہندوستان اور اسرائیل ہے، جی سر، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی شرارت کا ہونا پاکستان میں کوئی انوکھی بات نہیں ہو. صحیح کہہ رہے یہ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیانی ملی کھمبا نوچے، تو انہوں نے اور تو کچھ کرنا نہیں، یہی ہاتھ آنا ہے ان کے پاکستان میں، انہوں نے تخریب کاری کی کوشش کرنی ہے. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں، بھرپور کوشش کر رہی ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ دے کے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح یہ نہ ہو پائے. اور کل رات کا بھی جو کراچی کا واقعہ تھا اس میں بھی جو دہشت گرد تھے انہیں ناکامی ہوئی اپنے مضمون عزائم کو کمپلیٹ کرنے میں. ایسے میں سمجھتا ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو، سارے سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوں اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. لیکن یہ کبھی ممکن ہوتے دیکھا نہیں ہم نے. آج بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جو جیل میں ہیں، عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، شاہ محمود قریشی اور دیگر جو ساتھی ہیں جو جیل میں ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی والا معاملہ ہو نہیں رہا ہے اور کوئی بات چیت کا دروازہ بھی ایسا سچ کھلتا اب تک نظر نہیں آ رہا. تو یہ تلخیاں جو سیاسی تلخیاں ہیں ان کو اگر ہم نے دور کرنا ہے تو ہم نے بات چیت کے ذریعے ہی کرنا ہے. یہ بات عمران خان کی جماعت یعنی تحریک انصاف کو بھی سمجھنا ہوگی اور یہی بات ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور کرائیں کہ جی ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے میں یا کرانے میں مسالے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی نظریے کے تحت ہم نے جو NDC بنائی تھی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، اس کے تحت محمود مولوی صاحب نے ایک بڑی آفر بھی تحریک انصاف کو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ 3 سال میں نہیں کر پائے وہ معاملات ہم آپ کے 3 ماہ میں حل کرا سکتے ہیں، ہم سے بیٹھ کر بات کریں. لیکن آج تک تو تحریک انصاف سے کوئی خاطر کا جواب آیا نہیں. دوسری طرف یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے کون، بات کس سے کرنی ہے. کیا وہ بیرسٹر غور فیصلہ ساز لیڈرشپ ہے؟ کیا وہ علیمہ خان کے ہاتھ میں پارٹی چلی گئی ہے؟ کیا سلمان اکمل راجہ جو ہے وہ پارٹی کو کنٹرول کریں اور وہ فیصلے کریں گے؟ تو کچھ سمجھ سے باہر ہے. جس سے بات عمران اسماعیل صاحب یہ تو ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے نیشنل لیول کی، اور اب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ
ایک کنسنسس ہمیں اس طرح بہت ساری دفعہ نہیں بھی نظر آیا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ان دیٹ کیس. لیکن میں ذرا تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہتی ہوں گفتگو کو. آپ نے ایز این گورنر سندھ سرو کیا ہے, آپ سندھ کی پالیٹکس بالخصوص جانتے بھی ہیں. اس وقت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کے اندر ایک کام ہو رہا ہے, یعنی ایم کیو ایم الزامات لگاتی ہے, جو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس کی جواب دیتی ہے. اب ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب بھرپور تنقید کر رہی ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بجٹ کے حوالے سے بھی اور پھر کراچی شہر کی صورتحال پر بھی. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایم کیو ایم جو اس وقت جس طرح سے ایڈوکیسی کر رہی ہے, میں کہوں اس وقت کراچی کی بالخصوص, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا ہارڈ ٹائم دے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک پالیسی ہے ایم کیو ایم کی, وہ ٹھیک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک کی جو ان کی 18 سال کا دور حکومت ہے, جو چارج وہ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟ ایکچولی ریلیونٹ تو خود ایم کیو ایم بھی نہیں رہی اس وقت, وہ کوئی ریلیونٹ جماعت نہیں ہے خود. اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو معاملات ہوئے تھے 2018 میں, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2,000 ووٹ بھی نہیں لے پائے تھے. اس بار بھی ہوا تھا 2024 میں بھی کوئی ووٹ نہیں ملے, جب فارم 47 کے تحت بیٹھے ہیں. اور جو جہاں تک بات پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ تو کبھی مقبول تھی نہیں, اربن سینٹرز میں تو کبھی بھی مقبول نہیں تھی. اور جو ووٹ پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے لیتی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جو سندھ کے 3-4 بڑے شہروں کو چھوڑ کے جو ووٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے, وہ بھی اس میں موسٹلی جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں ووٹ پڑتا ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی زیرو ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی مقبولیت ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے, اور کئی چیزیں ایسی چلتی ہیں, وہ سندھ کی اپنی جماعت مانی جاتی ہے, سندھ دہلی کی جماعت مانی جاتی ہے. لیکن اگر سیریسلی دیکھا جائے تو نام پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہ وہ کراچی میں ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, حیدرآباد میں ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, سکھر میں نہیں کر رہا ہے, انہوں نے لاڑکانہ میں بھی الحمدللہ کوئی ڈیلیوری نہیں کی. آج ہی میں سجل انعام ایمن کا بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ سندھ کی کوئی ایک سڑک بھی ٹوٹی پھوٹی نہیں. یہ پتہ نہیں کون سے سڑک پہ گھومتے ہیں یہ لوگ, میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ڈو دے ایکچولی بلیو اٹ, یا یہ ویسے ہوا میں فائرنگ کرتے ہیں. یعنی سندھ کی کوئی ایک سڑک, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کسی سڑک پہ بھی لے جائیں جو ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. کیا بات کر دی انہوں نے. سو آئی تھنک کہ ریئل لیڈرشپ اگر ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے عمران اسماعیل صاحب, آپ کے ٹائم پر بھی ہم یہ سوال اٹھاتے تھے اور آج بھی, چلے اگر اب ابھی سندھ کی بات کر رہے ہیں تو اسی تناظر میں بات کیے لیتے ہیں. ایک مضبوط اپوزیشن بھی بہرحال بہت ضروری ہے نا, یعنی اگر حکومت کی کارکردگی کو چیلنج کرنا ہے یا حکومت کو کوشچن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بہتر اپوزیشن بہت ضروری ہے. آپ جب ایم کیو ایم کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم خود کون سی پاپولر رہی ہے, سو آپ کو کیا, آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی ایز پر یور کامنٹ وہ نہیں رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کا ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ الطاف حسین ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی صورت میں ایم کیو ایم میں موجود تھے. پھر جب وہ ان کو سائڈ لائن کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہر ان کا جو لیڈر ہے وہ اس کے سامنے بونا ہی دکھائی دے رہا تھا. کوشش بڑی کی انہوں نے, لیکن آپسی لڑائی جھگڑوں میں اس قدر زیادہ پڑ گئے ہیں لیڈر کے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں, الیکشن کمیشن کو خط لکھنا, چیئرمین خود رہنا یا دوسرے کو الیکٹ نہ ہونے دینا, دوسرے جو ہیں وہ بھی اس چکر میں ہے کہ کسی طرح ان کے قابو میں پارٹی آ جائے. تو وہ اپنے معاملات میں مسائل میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی ٹائم اور فرصت ہے نہیں, بس آن اینڈ آف وہ کہتے ہیں کہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بریک لینے کا کاجر ہے عمران اسماعیل صاحب, تو میں جلدی سے یہ سوال کروں پھر واپس آ کے ذرا آپ سے اور بھی بات. ایک تصویر گردش کر رہی ہے چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بانی چیئرمین جو ہیں, ان کی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے, لیکن کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل اوریجنل ہے. اگر یہ اوریجنل بھی ہے پکچر تو اس سے تو یہ میسج آتا ہے میرا خیال ہے عمران اسماعیل صاحب کہ گورنمنٹ نے کافی ٹھیک ٹھاک جو ہے انتظام کیا ہوا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کچھ کہا نہیں جا سکتا. تصویر کے بارے میں لگتی تو اوریجنل ہے, اور تصویر دیکھ کے یہ بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ بڑے فٹ ہے, جو وہ ہمیشہ رہنا بھی چاہتے ہیں, رہتے بھی ہیں, وہ اپنا ٹائم فٹنس پہ بہت لگاتے ہیں. اب جیل میں تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا, تو یا تو کتابیں پڑھتے ہوں گے یا فٹنس کے اوپر ٹائم لگاتے ہو, ملاقاتیں بھی ان کی بند ہیں. تو لہٰذا کچھ کہا نہیں جا سکتا, بٹ
it was a fresh breath of Alright. fresh air. एक ब्रेक ले लेते कि देख हैं, के जरा ब्रेक से अगर ये वापस आती हूँ बाकी- तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये आपको ओरिजिनल लग रही है, 12 ज़ाहिर है क्या सराइयाँ बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा जरा आपसे आपका पर्सपेक्टिव भी ले, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा डिबेट करेंगे कि ये जो आजकल हम गुफ्तगू सुनते हैं बिलखुसूस कुछ खास शख्सियात की हवाले से, वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत जो है उसकी तश्कील का वक्त आया चाहता है। ये बहुत अरसे से मैं सुन रही हूँ, मतलब 20-25 साल से तो मैं सुन रही हूँ, ये कहाँ बन रही है और कौन लोग इसमें शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इमरान इस्माइल साहब हमारे मेहमान हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू हो रही है। इमरान इस्माइल साहब, एक तो ये ज़रा फरमाइएगा कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी जैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद की हवाओं में ये बात कही गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को एक टफ टाइम दे, और जो इन दोनों की माबैन सेटिंग हुई है उसमें शायद अब पीपल्स पार्टी को बाकी टर्न्योर मुकम्मल करना पड़े। और दूसरा अहम सवाल ये है कि मैं काफ़ी ज़मानों से ये सवाल अब सुनती आ रही हूँ कि कौमी हुकूमत, ये बात कहाँ हो रही है और इसकी क्या वाक़तन इसमें कोई वेट है भी या नहीं, और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे आपके ख्याल में? देखिए, एक तो कयास सराहें इसलिए होती है कि दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो ये कि कोई भी जमात आज तक 5 बजट से ज्यादा पेश नहीं कर सकी, तो 5 बजट तो इन्होंने पेश कर दिए हैं। कोई भी हुकूमत पांचवा बजट का इनका ही, और कोई रिलीफ देने के काबिल ये नहीं रहे, कोई इन्होंने रिलीफ आज तक दिया नहीं। एक तो इंडिकेटर सबसे पहले आता है कि जी इकॉनमी नहीं चल रही, तो वो तो अब ज़बान से आम है बात की जी इकॉनमी फ्लॉप है, पाकिस्तान की इकॉनमी चल नहीं रही, तो वहां तब्दीलियों की एक पेशेमा नजर आता है। दूसरा ये कि इस वक्त मुझे लगता ये है कि मुल्क में अगर कोई मजबूत कौमी हुकूमत बन जाए, नेशनल गवर्नमेंट, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शामिल हो, तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, पीपल्स पार्टी भी हो, PMLN भी हो, JUI भी हो, जमात इस्लामी भी हो, MQM भी हो, सारे हो, और वो मुल्क में कोई 3, 4, 5 नुकात का एजेंडा बना लें कि जो मुश्किल मामलात हैं, यानी नए सूबों का क़याम है, या नहरें बननी है, या वो डैम बनने हैं कि नहीं बनने हैं, और इस तरह की मुश्किल चीजें जो कोई जमात अपने साथ नहीं लेना चाहती क्योंकि अनपॉपुलर फैसले हैं, लेकिन है मुल्क के मफाद में, तो लिहाजा उनके ऊपर बैठ के कोई बातचीत की जाए। प्लस एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इस तरह होगा कि CBM बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बातचीत, कोई रवाबित कोई शुरू हो, क्योंकि दूरियां बहुत बढ़ गई, तल्खियां बहुत बढ़ गई हैं, तो उनको कम करने के लिए भी ये बेहतरीन कारसाज चीज हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में कि कोई भी सियासी जमात डंडे के जोर पे खत्म कर दी गई हो, तो ऐसा होगा भी नहीं। सो मेरा तो ये अपना हम लोगों का ये अंदाजा है कि ये आखिरकार सारे मामला टेबल के ऊपर ही हल होंगे, बातचीत के जरिए हल होंगे। हम सब पाकिस्तानी और होने भी चाहिए, जितने कोई और पाकिस्तानी है उतने हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, उतने हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी है। तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये रहा है कि उनका जो सोशल मीडिया ट्रोल है वो किसी चीज को, किसी मामले को मुस्बत में आगे बढ़ने नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। वहां पर बैठे वो पैसे भी बना रहे हैं, उनको सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं, डोनेशन भी मिल रही है, तो उनको लगता है कि इमरान खान के बाहर आने से तो दुकान बंद हो जाएगी, तो वो उसी को तेज करते हैं और मजीद तेज करते हैं। जब कोई मामला आगे बढ़ने लगता है, आप गौर कीजिएगा कि जब भी बात आती है कि जी इमरान खान साहब से कोई बातचीत का रास्ता खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है, वो शख्स के पीछे लग जाते हैं, उसे गद्दार करार देते हैं, जो जाके जनरल से मिलता है। भाई ये कौन से जनरल्स हैं? वो जनरल कौन थे जिनसे हम तहरीक इंसाफ वाले मिलकर बैठते थे, जनरल बाजवा और जनरल फयाज। अब जनरलों को क्या हो गया? क्या हिंदुस्तानी जनरल आ गए यहाँ पे जिनसे बात नहीं हो सकती? लिहाजा ये हमें बिल्कुल बगैर इसी PTI के जो सोशल मीडिया ट्रोल है, जो सही लगता है, जो सही सिंथ है, जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है, वो बात एब्सोल्युटली राइट। इमरान इस्माइल साहब, वक्त की किल्लत के बायस आपसे मजीद हम गुफ्तगू नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह किसी और रोज आपको जरूर ज़हमत देंगे। आज के लिए बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशिमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।